Hello everyone. So in the last lecture we studied about static friction and static friction में जो हमें समझ में आया, क्या क्या बातें समझ में आई बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन में? स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें हमें समझ में आया, ठीक है। पहली बात जो समझ में आया कि ये तब तक लगता है जब तक बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है। इट एक्ट्स when body is actually at rest with respect to contact surface. कॉन्टैक्ट सरफेस किसके रिस्पेक्ट में बेटा? कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज एक्चुअली एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। सेकेंड थिंग जो हमने सीखा बेटा वो क्या था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो क्या होता है? एडजस्ट करने की होती है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वो जीरो से लेकर के लिमिटिंग तक उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इट इज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ठीक है। क्यों भाई? इट्स because it can adjust its value from 0 to f limiting, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज 0 टू म्यू एस इंटू नॉर्मल, इसके बीच कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इतना भी हो सकता है, और बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। और हमने क्या सीखा बेटा कि ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और दूसरी चीज हमने क्या सीखा? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा बेटा? इट does not depend upon area of surface in contact, ठीक है। यही वजह है बेटा, आपने देखा है कभी साइकिल अगर कभी चलाया होगा, ठीक है, तो उसके जो ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो ऐसा एक रबड़ के जैसा होता है ना। तो रबड़ की हम लोग इतनी छोटी सी वो लगाते हैं उसकी टायर के पास, है ना। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो वो टायर उसके साथ वो जो ब्रेक है वो टायर के साथ टच हो जाता है और उसको फ्रिक्शन के कारण रोकता है, ठीक है। तो अगर हमें बेटर ये करना है, अगर एरिया पर डिपेंड करता तो क्या कर सकते थे हम बेटे? मोटे मोटे ये लगा सकते थे, मोटे मोटे ब्रेक्स लगा सकते थे। वो ज़्यादा आसान काम करता, ज़्यादा अच्छे से काम करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए छोटे छोटे से ही हमारा काम चल जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो यही रीज़न, अगर आपसे पूछे कि जो ब्रेक है ना, साइकिल वगैरह की जो ब्रेक है, क्या उसकी साइज बड़ी करने से ज़्यादा ब्रेकिंग होगा, ज़्यादा अच्छे से ब्रेकिंग होगा? तो नो, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन का। और इसमें से हमने क्या देखा बेटा
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, जिसमें ये म्यू एस क्या कहलाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, जो कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग बाय नॉर्मल, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल के रेशियो को अपन क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, प्योर नंबर आता है। ओके, ये प्योर नंबर आता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई बेटा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, इसके ऊपर हमने कल कुछ न्यूमेरिक एग्जांपल्स भी देखे थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा था बेटा, कि जब तक आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि कल हमने लिया था कि एक ब्लॉक है, उसका मास 10 kg है, म्यू एस मान लो 0.3 है, तो इधर नीचे लगेगा क्या बेटा, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, mg 10 इंटू 10 यानी 100। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल 0.3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बेटा 30 न्यूटन। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 30 न्यूटन है। अगर बेटे हमने क्या किया, इस तरफ से फोर्स लगाया कितना, 20 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स हमारा क्या है, 20 न्यूटन है। आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो संभावना किधर है बेटे, ब्लॉक की चलने की इस तरफ, तो फ्रिक्शन उसके अपोज में लगेगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो आप देखो अभी केस कंडीशन if applied force is less than, if applied force less than limiting friction, अगर अप्लाइड फोर्स आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, जैसा कि दिख रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 30 और अप्लाई कितना हो रहा है 20, तो इन दैट केस इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन जो उस कंडीशन में लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने कल आपको समझाया था कि आप मैक्सिमम आप कितना सैनिक भेज सकते हो बेटा, 30, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 है, लेकिन सामने से कितने आए हैं, ओनली 20, तो आप पूरे को क्यों भेजोगे, आप 20 को ही भेजोगे, तो वो है। तो जब तक आपका लिमिटिंग क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है, तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और सेकंड इफ अप्लाइड फोर्स is greater than limiting friction, ठीक है, if applied force is greater than equal to limiting friction है, then static friction कितना होगा बेटा, static friction equal to क्या हो जाए, सॉरी हाँ, static friction क्या हो जाएगा, equal to limiting friction हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी या फिर आप इसको इक्वल टू अप्लाइड फोर्स भी कर सकते हो, अप्लाइड फोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होगा, उस समय ये तीनों चीज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर 30 न्यूटन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 30 न्यूटन, तो उस टाइम आप भी क्या करोगे बेटा, मैक्सिमम लगाओगे, यानी 30 न्यूटन लगाओगे। ठीक है, तो उस समय आपका फ्रिक्शन कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। ठीक है, और जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, केस 3, इफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो गया, तब क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको चलना पड़ेगा, है ना, अब ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगा बेटा, मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही मूवमेंट चालू हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन का नेचर बदल जाता है। अब ये नेचर किस में काउंट होगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन बॉडी
starts moving and now friction is kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली बेटा हम लोग स्टार्टिंग में देखे कि फ्रिक्शन जो अपने को पढ़ना है वो दो टाइप का पढ़ना है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक क्यों? क्योंकि स्टेशनरी यानी बॉडी रेस्ट में है, जब तक बॉडी रेस्ट में रहता है, स्टेशनरी रहता है, तब तक हम लोग उसके फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बट जब बॉडी चलने लगती है, चलना है ना, उसका एक अलग नाम काइनेटिक भी है। काइनेटिक का मतलब ही होता है बेटा मोशन। ठीक है, काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है? मोशन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन तब जब बॉडी हमारी मूव कर रही है। इसमें क्या था? बॉडी रेस्ट में था। अब बॉडी जब मोशन में आ जाएगा तो हम कौन सा फ्रिक्शन देखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो बेटा जब एक बार बॉडी मूव करना चालू कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उस समय उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, दी फ्रिक्शन फोर्स which actually opposes the relative motion of one body on another is known as kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, क्लियर है मेरी बात? इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय एफ के। ठीक है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन बेटे अगर मान लो ये यहां पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और ये ब्लॉक मान लो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक इस तरफ क्या हो रहा है? सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? मोशन का अपोज। ठीक है, तो मोशन का अपोज इस तरफ से करेगा, इस तरफ क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। मान लो इसका ब्लॉक का मास m है बेटा, तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, तो लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहता है कि सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to kinetic friction is directly proportional to normal force acting on the body by the contact surface, that is Fk is directly proportional to normal. Therefore है ना बेटे, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके एक साइन लगाऊंगा इक्वलिटी का, तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और यहां जो कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा म्यू के, तो म्यू के इंटू नॉर्मल। आगे मेरी बात समझ में? तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी बिल्कुल उसी के जैसा है, म्यू के इंटू नॉर्मल। वहां पर म्यू एस इंटू नॉर्मल होता था, यहाँ पर म्यू के इंटू नॉर्मल होता है, जिसमें से म्यू के क्या कहलाता है बेटा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट दिस? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आगे बढ़ते हैं।
आपको समझ में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ पर भी बेटे बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, बट एक चेंज है कि जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपने क्या देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर के लिमिटिंग तक की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, मतलब वो अपने आप को क्या करता था, चेंज करता था, वेरी करता था, बदलता था। बट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन remains constant, remains constant। आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को चेंज होता हुआ देखा कि जीरो से लेकर के लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा इतना ही होगा, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट होता है। दूसरी बात कि काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन भी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन पहला नॉर्मल रिएक्शन पर, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। स्मूथ रहेगा कम लगेगा, रफ रहेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सेम है जैसा पहले था। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इफ नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा रहेगा तो भी, छोटा एरिया रहेगा तो भी उतना ही लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन अगर कांस्टेंट है तो, और बड़ा रहेगा तो भी क्या करेगा, उतना ही लगाएगा। तो एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रही बेटे किसकी बातें, काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें। तो आप दोनों ने, आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में है ना, दो अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने यूज किया। एक को हमने काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोला, और एक को हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने वहां पर डिफाइन किया था। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू के। तो यहां से दिख रहा है बेटा कि म्यू के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन नॉर्मल, ठीक है, एफ के अपॉन नॉर्मल। तो वी कैन डिफाइन इट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी क्या दिख रहा है बेटा, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो दिख रहा है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये भी एक प्योर नंबर आएगा, क्लियर। ये जनरली आपको गिवन रहता है। तो चलो, ये हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सारी चीजें देख ली। बस आपको ये ध्यान में रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है बेटा, जब रेस्ट में होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन काम कब करता है, जब वो मोशन में रहता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, उसको आपको समझना है, नोट करके मैं लिखा देता हूं, नोट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than limiting friction,
क्यों ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? बिकॉज म्यू के जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है म्यू एस से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है बेटा? कम होता है। इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। यही रीजन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि आपने अगर साइकिल चलाया हो या किसी चीज को मान लो धक्का देते हो, तो देखना जो स्टार्टिंग होता है, जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, या साइकिल पे आप जब पहली पैडल मारते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में है ना, जस्ट आपको जब साइकिल को मोशन में लाना है, साइकिल रुकी हुई थी उसको मोशन में लाना है, एट दैट टाइम आपको पैडल जो है जोर से मारना पड़ता है, मतलब उस समय ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और फिर जब वो मोशन पकड़ लेता है तो आप हल्का हल्का पैडल भी मारो तो आपकी साइकिल बहुत ही स्मूथली चलती रहती है ना बेटे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप साइकिल को चलाते हो तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है? उस समय आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। रेस्ट से आपको मोशन में लाना है, तो रेस्ट से मोशन में तभी ला पाओगे कब जब आप एटलीस्ट उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे, है ना। जब आप एटलीस्ट उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आपको क्या करना होता है? ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा आपको अटेम्प्ट लेना पड़ता है। लेकिन जब आपका बॉडी मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होता है तो आपको उस समय कम एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इट इज इजियर टू मेंटेन द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल देन टू स्टार्ट इट, तो आप बोलोगे बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर why it is easier to maintain speed of moving cycle than to start it तो बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर? बिकॉज limiting friction is greater than kinetic friction, ओके, ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रहा आपका सवाल और उसका जवाब। ओके बच्चों, नाउ क्या देखना है आप अपने को? अगर हम ये चाहें कि ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है बेटा, ये एक बॉक्स है। तो जैसा कि आपको पता है बेटे, है ना, पहले मैंने क्या किया, ये रेस्ट में है, पहले मैंने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, जीरो फोर्स लगाया। तो एट दैट टाइम, है ना, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों के बीच में मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। तो बताओ बेटे, मैंने जब जीरो लगाया तो बताओ ये फ्रिक्शन के रूप में क्या लगाएगा बेटा? वो भी जीरो लगाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में अप्लाई मैंने अगर जीरो किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा? जीरो लगेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने 1 न्यूटन लगाया और बॉडी मूव नहीं करा, मैंने 1 न्यूटन लगाया और बॉडी मूव नहीं करा, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। दैट मीन्स कि अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो भी कितना लगेगा? 1 न्यूटन ही लगेगा। तो इसका मतलब मैंने जब अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है, उसी रेशियो में। अब मैंने 2 न्यूटन लगाया तब भी ये ब्लॉक नहीं मूव हुआ,
ठीक है, इसका मतलब इसने भी बढ़ा दिया अपना, 2 करा तो इसने भी 2 करा, तो मतलब जिस रेशियो में मैं इसको बढ़ा रहा हूँ उसी रेशियो में ये भी बढ़ जा रहा है। सिमिलरली 3 किया तो ये भी 3 हो गया, 4 किया तो ये भी 4 हो गया, 5 किया तो ये भी 5 हो गया, इस तरीके से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5। ठीक है, और इसी तरीके से फाइनली जब मैंने मान लो इसको 5 से थोड़ा भी अधिक करा, ठीक है, 5 से इसको थोड़ा भी अधिक करा, तो मान लो अब बॉडी क्या होने लगी, चलने लगी। ठीक है, अब बॉडी क्या होने लगी, चलने लगी। दैट मीन्स कि ये 5 न्यूटन इसका क्या है बेटा, लिमिटिंग है ना, 5 क्या है, लिमिटिंग है। आ रही मेरी बात समझ में? इसके बाद बॉडी क्या होने लगेगी, चलने लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं कुछ भी अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो चलो, जब तक बॉडी रेस्ट में था तब तक हमें समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सेम सेम है रिलेशन है ना बेटे, सेम सेम रिलेशन है। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, तो कैसा बनेगा, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, सी दिस। ओके, तो इधर मान लो बेटा फ्रिक्शन ले लिया और इधर मान लो अप्लाइड ले लिया, अप्लाइड फोर्स मतलब बेटा जो हम बाहर से लगाते हैं। तो आपने क्या देखा, जीरो पे क्या था, जीरो था, जीरो पे क्या था, जीरो था, तो जीरो से स्टार्ट होगा और फिर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कहां तक बेटा, मैक्सिमम कहां तक होगा, लिमिटिंग तक, मैक्सिमम कहां तक होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ओके, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही ज्यादा हुआ बेटा, है ना, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही ज्यादा होगा तो फिर ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगता है। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आप कैसे बनाओगे बेटा, कांस्टेंट आप ऐसे बनाओगे। और मैंने ऐसा क्यों बनाया बेटा, ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो लिमिटिंग यहाँ है बेटा, तो काइनेटिक उससे नीचे बनाऊंगा, कांस्टेंट बनाऊंगा, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो देखो ये फ्रिक्शन फोर्स का जो वेरिएशन है वो किस तरीके का हो रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन रहेगा जब तक स्टैटिक है, और फिर काइनेटिक होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है, तो पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रीजन इज static friction and this is kinetic friction। ठीक है बेटा, ओके, एंड दिस टॉप इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ अक्सर पूछा जाता है बेटा, तो तुरंत आपको अगर बोला जाता है कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो दिस ग्राफ यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, आपको इसको पहचानना पड़ेगा। चल, ये भी हमने समझ लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन भी समझ लिया। नाउ सी, अब एक एग्जांपल लेते हैं और पूरे जो हमने स्टैटिक लिमिटिंग जो भी पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, तो अगेन बेटे हमने एक ब्लॉक लिया, उसका मास सपोज 15 kg, ओके, म्यू एस सपोज 0.3 है और म्यू के सपोज 0.2 है। ठीक है, इसके सरफेस के बीच में म्यू एस 0.3 है और म्यू के 0.2 है। ओके बेटे, तो ये नीचे क्या लगाएगा बेटा, 15g, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 15g के बराबर हो जाएगा। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F। ठीक है बेटा, तो फोर्स इधर से अप्लाई करेंगे तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स इधर अप्लाई करेंगे, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, लेफ्ट जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, राइट में लगेगा। तो ये मान लो फ्रिक्शन है। ओके, ये क्या है, फ्रिक्शन है। ओके बच्चों, मान लो केस वन में
मैंने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन, और सेकेंड केस में हमने F लगाया 40 न्यूटन, या मान लो 30 न्यूटन, और फिर लगाया मैंने 45 न्यूटन, और फिर लगाया मैंने 60 न्यूटन। ऐसे 4 अलग अलग फोर्सेस में लगाता हूं। तो हर एक केस में क्या क्या होगा इस चीज को हमें देखना है, ठीक है। हर एक चीज में क्या क्या होगा वो हमें देखना है। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको करना, वो आपको ये देखना है कि बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये डिसाइड करो, ठीक है। पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। अच्छा, बॉडी मूव करेगा कब, जब हम फोर्स कितना लगा दें, एटलीस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा भी ज्यादा लगा दें, नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाओगे, तब जाकर के बॉडी क्या होगी, मूव होगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर लें। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बेटा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस 0.3 है, नॉर्मल आपका 15G है यानी 10, तो ये देखो क्या हो जा रहा है बेटा 45 न्यूटन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, 45 न्यूटन है। तो पहले केस में देखो, पहले केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो बताओ वो अप्लाइड फोर्स क्या है, कम है लिमिटिंग से, तो बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा बेटे, बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, डज नॉट मूव, बॉडी डज नॉट मूव। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो बताओ इसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा बेटा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अभी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक। और हमने क्या देखा था बेटा, स्टैटिक जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम होता है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है बेटा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स हमने क्या लगाया है, 10 न्यूटन, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस कंडीशन इज 10 न्यूटन। आ गई मेरी बात समझ में? अभी तो काइनेटिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अभी लगेगा नहीं, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है बेटा, 30 न्यूटन, सेकेंड में क्या है 30 न्यूटन। तो अगेन दूसरे केस में भी F जो है अभी भी 45 से कम ही है ना, F लिमिटिंग से कम ही है, ठीक है। तो अगेन बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी डज नॉट मूव, ओके, बॉडी डज नॉट मूव। तो अभी भी क्या लगेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और चूंकि कम है तो सीधा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक अभी लगेगा नहीं। सी में देखो, सी में तो यहां पर F देखो, अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बराबर हो गए हैं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो F और F लिमिटिंग आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो अब क्या होगा बेटा, अब जस्ट बॉडी चलने को रेडी है, अब बॉडी चलने को रेडी है, इससे थोड़ा सा भी बढ़ गया फोर्स, थोड़ा सी 0.1 से 0.001 से कुछ से भी अगर बढ़ गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो मतलब ये ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है ना, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो जाए तो उस समय फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी 45 न्यूटन। क्यों बेटा, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 45 की, सामने वाले ने मैक्सिमम कैपेसिटी लगा भेज दी आपके पास, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, फुल कैपेसिटी से लड़ना पड़ेगा, यानी 45 न्यूटन से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी में क्या दिख रहा है बेटा, पार्ट डी में क्या दिख रहा है कि हमने अप्लाई फोर्स कितना कर दिया, 60 न्यूटन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है ना। अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ पर तो अब तो चलना पड़ेगा, इसको मजबूरन है, मजबूरी है इसकी, चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी अब क्या हो रहा है, चल रहा है। अब चल रहा है तो बेटा स्टैटिक लगेगा क्या, नहीं, अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा बेटे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, मूव, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ओके, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो बॉडी जब स्टार्ट कर देगा मूव करना, तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है।
अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये एफ के हो गया, तो बताओ बेटा एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। तो म्यू के देखो कितना है बेटा 0.2, नॉर्मल कितना था 15 जी, तो ये कैंसिल हुआ, देखो कितना आ रहा है बेटा एफ के 30 न्यूटन। तो दैट मीन्स कि इस टाइम पर ये लग रहा है 30 न्यूटन, और इधर से आपने क्या यूज अप्लाई किया बेटा 60 न्यूटन, ठीक है। आपने इधर से 60 न्यूटन अप्लाई किया है। अब आप सोचो कि बॉडी अपोज कितना कर रहा है 30 न्यूटन का, मैंने कितना लगाया है 60 न्यूटन का, तो एक नेट फोर्स लग रहा है ना बेटा, है ना, ऑब्वियसली। अब इस ब्लॉक पर एक नेट फोर्स लग रहा है 60 माइनस 30 न्यूटन, है ना बेटे। 30 न्यूटन का एक नेट फोर्स लग रहा है, मास इसका कितना है 15 केजी। तो बताओ बॉडी में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, यस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो कितना हो गया बेटा एक्सेलरेशन 30/15 दूना 30, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक क्या करने लगेगा बेटा, मूव करने लगेगा, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी आगे मूव करेगा, ठीक है। ओके, आ गई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ओके। इसमें हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए जो भी थे, ओके। आगे हम लोग एक दो और एग्जांपल लेंगे। सी, मान लो बेटे एग्जांपल कह रहा है कि find the least pulling force which acting on at an angle 45 degree with the horizontal will slide a body of weighing 5 kg along a rough horizontal surface. The coefficient of friction mu s mu k 1/3 है, ओके। देखो find the least pulling force, the least pulling force which acting at an angle, which acting at an angle 45 degree with the horizontal, with the horizontal will slide a body, will slide a body moving, sorry, will slide a body weighing 5 kg, weighing 5 kg along a rough horizontal surface, along a rough horizontal surface, okay, along a rough horizontal surface. The coefficient of friction, the coefficient of friction mu s और mu k दोनों बराबर है 1/3, mu s और mu k बराबर है 1/3 के। इफ, और आगे कहता है कि इफ अ फोर्स ऑफ डबल दिस, इफ अ फोर्स डबल देन दिस is applied, find resulting acceleration, ठीक है। डायग्राम गिवन है बेटा, ये रफ सरफेस हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है, और इस पर फोर्स इस तरीके से लगाया गया है, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री ना, 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री। फोर्स का नाम क्या है P है, और आपको म्यू एस
और म्यू के दोनों ही क्या लेना है, 1/3 1/3, ठीक है। ओके, आगे मेरी बात समझ में। तो चलो बात करते हैं हम हाउ टू सॉल्व दिस। तो बच्चे यहाँ पर देखो, ये p को तोड़ो तो इधर क्या आएगा बेटे p cos थीटा, है ना, और इधर क्या आएगा बच्चे p sin थीटा, साथ में इधर क्या आएगा 5g और ऊपर लगेगा नॉर्मल। ओके, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये p cos थीटा लग रहा है बेटा, ये ब्लॉक को किधर ले जाना चाहेगा, राइट साइड में, है ना, इस तरफ लग रहा है फोर्स एक, तो इस तरफ ले जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अपोजिट में, तो अपोजिट में एक फ्रिक्शन लग गया। तो देखो बेटा, अगर मैं y एक्सिस पर देखूं, है ना, y एक्सिस पर देखूं तो क्या क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और p sin थीटा लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है बेटा 5g, ठीक है। तो ये एक्सिस क्या है, बॉडी जो है, बॉडी ऐसा ऊपर नीचे नहीं कर रही, इस डायरेक्शन में बॉडी में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन के जो एक्सिस है, फोर्सेस है, वो क्या होंगे आपस में बैलेंस। तो n प्लस पी साइन थीटा, n प्लस पी साइन थीटा को बराबर होना पड़ेगा बेटा किसके, 5g के। तो देयरफॉर यहाँ से नॉर्मल कितना हो गया बेटा, 5g माइनस पी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, n इक्वल्स टू 5g माइनस पी साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू नॉर्मल। पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, फाइंड द लिस्ट पुलिंग फोर्स व्हिच एक्टिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विल स्लाइड अ बॉडी वेइंग 5 kg। तो कम से कम फोर्स लगाना है जिससे कि ये बॉडी मूव करना चालू कर दे। तो मूव करना चालू करेगा, उसके लिए क्या जरूरी है बेटा कि कम से कम ये वाला जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है। फॉर मोशन टू स्टार्ट, ठीक है, तो p cos थीटा कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, p cos थीटा कम से कम क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के, है ना, p cos थीटा को कम से कम बराबर होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो देखो p cos थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू एस इनटू नॉर्मल। तो देयरफॉर p cos थीटा इक्वल्स टू म्यू s कितना है बेटा 1/3, है ना, और नॉर्मल देखो तो आया है ना, कितना आया है 5g माइनस p sin थीटा, ठीक है बेटे। तो p cos थीटा इक्वल्स टू 5g/3 माइनस p sin थीटा बाय 3, ऐसा हो गया। इसको इधर बुलाओ बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा इधर जा करके, तो p इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 5g/3, ऐसा हो गया। तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या आया बेटा 5g/3 अपॉन 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 3 कैंसिल, तो 5g अपॉन 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा आ गया बेटा। अब चूंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप इस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5g अपॉन 3 cos 45 क्या होता है बेटा 1/√2 प्लस साइन थीटा क्या होता है 45 यानी 1/√2, ठीक है 1/√2। सो दिस इज 5g/3/√2 प्लस 1/√2, 4/√2, है ना, 4/√2। तो 4/√2 क्या हो जाएगा 2√2, सो 5g/2√2, ऐसा आ रहा है आपका p का वैल्यू, ठीक है, ठीक करेक्ट। इसको अगर और करो तो 50 हो जाएगा ये अपॉन 2√2, 2 से 25, तो 25/√2, ठीक है। सो p की वैल्यू क्या आ रही है 25/√2, 25/√2 करेक्ट आंसर, यस 25/√2। ओके, आ गई मेरी बात समझ में तो आपको p की वैल्यू मिल गई बेटे, है ना, p की वैल्यू मिल गई। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, है ना, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। आगे आपसे बोलता है कि अगर मैं इस p को डबल कर दूं, है ना, अगर मैं इस p को डबल कर दूं तो क्या होगा, सी
अभी जो मेरा P आया है उससे अगर मैं इसको डबल करूं देन क्या होगा। सी दिस, तो अगर मैं 2p करूंगा बेटा 2p, तो ये क्या हो जाएगा 2p cos थीटा और ये क्या हो जाएगा 2p sin थीटा, है ना। तो इस डायरेक्शन में देखो n प्लस 2p sin थीटा और नीचे क्या है 5g, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बैलेंस, तो n प्लस 2p sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5g, देयरफॉर n इक्वल्स टू हो जाएगा n इक्वल्स टू हो जाएगा 5g माइनस 2p sin थीटा। तो 5g माइनस 2p कितना है बेटा 25 बाई रूट 2 और साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या आएगा 25 न्यूटन, ठीक है। 50 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है 25 का, अच्छा, और या फिर नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका 25 का, अगर मैं चल तो नॉर्मल रिएक्शन अपने को निकल गया और ये 2p cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 इंटू पी इज 25 बाई रूट 2 इंटू कॉस 45, ये भी क्या हो गया 1 बाई रूट टू, ये 2 से कैंसिल हो गया बेटा, इधर क्या लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है। तो बेटे इधर इस तरफ क्या लग गया 25 न्यूटन, है ना, और नॉर्मल आ गया इतना, तो बताओ लिमिटिंग इस बार कितना होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस कितना है 1/3 और दिस टाइम नॉर्मल इज 25, है ना, तो 25/3। तो बताओ फोर्स अनबैलेंस हुआ कि नहीं, यस अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो 25 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है अपोजिट में क्या लग रहा है 25/3 ओनली, है ना, 25/3 ओनली। तो एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है बेटा, तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा, है ना, इधर लग रहा है 25 और इधर लग रहा है 25/3, तो एक अनबैलेंस फोर्स इस तरफ लगेगा, देयरफॉर इस बॉडी में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 25 माइनस 25/3, तो 25 माइनस 25/3 अपॉन मास कितना है बेटा 5, तो ये देखो कितना हो गया 25 या 75 माइनस 25 50/3 इंटू 5, तो ये हो गया 10, दिस इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट्स द आंसर 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट दिस, ठीक है बेटे। तो ये रही कहानी इस क्वेश्चन की, ओके। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उठाइए बनाइए, दिक्कत होता है पूछिए, ठीक है, आप बनाएंगे तभी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ओके बच्चों। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं।